नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सीबीएसई क्लास। कार्यपत्रक 44 मतलब वर्कशीट 44, तिथि 15/10/2020, सामाजिक विज्ञान इतिहास पाठ 3, नाजीवाद और हिटलर का उदय भाग 2। ठीक है, हिंदी में एसएसटी में भाग 1 भाग 2 लिख रहे हैं तो यह इनके क्या मैथ और साइंस में क्या मतलब वो जूजू काट जाता है इनको या डुड्डू कुछ मिल जाता है, इनको समझ में नहीं आता है। अच्छी बात है, वक्त 2 लिखना चाहिए। तो वर्कशीट 1 मतलब 43 हिसाब से हमने नाजीवाद हिटलर का उदय पार्ट 1 पढ़ा था। ये पार्ट 2 है, उसी का आगे है। जिसने ये वीडियो आपको समझनी है तो एक बार पिछली वीडियो देख ले, चाहे कहीं से देख ले। वर्कशीट 43, ठीक है, 44 पढ़ने जा रहे हैं हम। तो आपको पता है, जैसे हर बार पढ़ते तो आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां से पढ़ रहे हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। सहायक सामग्री 2020-21 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान, निःशुल्क वितरण है 2। 1 भी रुपए लोगे तो ढंग से कूटे जाओगे। तो पढ़ते हैं यहाँ से, विषय वस्तु पढ़ लेते हैं। तो ये आपका चल रहा है नास्तिवाद और हिटलर का उदय, पेज नंबर 19-25। ये आपका इतिहास के अंदर आ रहा है। इन्होंने भारत और समकालीन विश्व लिख रखा है, कोई बात नहीं, इन्होंने इतिहास लिख रखा है। तो यहाँ पे क्या ये बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए समकालीन भारत में यहाँ भूगोल के हिसाब से ये पढ़ा रहे हैं, तो समझ में नहीं आता दो चीज एक जगह क्यों लिख रहे हो, तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे यार। नहीं तो कोई बात नहीं, हम वर्कशीट देखते देखते स्मार्ट हो गए हैं थोड़ी सी। अगर आप मेरी वर्कशीट देख रहे हो तो थोड़े से और स्मार्ट हो गए होंगे, ये मैं थोड़े से गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 19 पे जाते हैं और ये क्या रिक्त स्थान है भरने के लिए, और हमने भर भी लिया है, कोई बात नहीं। पेज नंबर 19 से 25 तक, 19, 11, 13, 19। तो ठीक है, तो जो पिछले वर्कशीट में हमने पढ़ा था ये आपको थोड़ा बहुत याद ही होगा। नाजीवाद और हिटलर का उदय, मित्र शक्तियां और केंद्र शक्तियां थी। केंद्र शक्ति में जर्मनी थी, ऑस्ट्रिया, याद रखना बार बार, ऑस्ट्रिया नॉट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग, बार बार कहूंगा। तुर्की, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस मिलकर जर्मनी की ऐसी तैसी कर दी थी, क्योंकि ये भाई साहब कर्ज लेके युद्ध लड़ रहे थे। आज अब की बार इसी वर्कशीट में पढ़ते हैं, इनको पता चल जाएगा कैसे है कैसे नहीं है। इस वर्कशीट में भी भाई साहब हिटलर नहीं आए हैं अभी तक। किसका? ये हिटलर मुच्छड़, ठीक है, इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। मतलब दूसरी वर्कशीट में मुझे लगा आपके बार आ जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपके बार नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, प्रथम विश्व के बाद जर्मनी क्या आया? आपने पिछली वर्कशीट में देखा था, बहुत बुरा हाल हुआ था बेचारे का। 75% भूभाग भंडार, 26% आपका लौ भंडार, फ्रांस, डेनमार्क आदि को इन्होंने लुधियाना, ठीक है, सबने अपने आप में बांट लिया था। तकरीबन 10% आबादी का 13% सब इसकी ऐसी तैसी हो गई थी। किसकी? जर्मनी की। युद्ध का हर जाना वाइमर गणराज्य जो अभी नया नया बेचारा बन के तैयार हुआ था, गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों के पराजय का अपराबोध था। मतलब भैया ये तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा हुआ है, तो लड़ लो जाके और लड़ लो। राष्ट्रीय अपमान के साथ हर जाना, सबसे बुरी बात राष्ट्रीय अपमान लगे। याद रखना, जो जापान पे हिरोशिमा नागासाकी पर 2 बम गिराए गए थे, लेकिन वो आज एक डेवलप्ड कंट्री है, जबकि भारत अभी डेवलपिंग पे चल रहा है। बताइए, तो राष्ट्रीय अपमान लगा था उन्होंने। और वो अमेरिका की आज भी एक सुई तक इस्तेमाल नहीं करते, अपने देश की हुई बनी चीज इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें तो चीपेस्ट चीज चाहिए ना भैया। तो राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना भी चुकाना पड़ा। कितने हजार चुकाना? 600 करोड़ था ना। कई बच्चों ने कमेंट करके अच्छी बात बताई थी, वैसे पाउंड में था यहाँ पे, ठीक है। कहाँ चला? ये दूसरा वर्कशीट है, ठीक है, पाउंड देख लेता हूँ इसमें एक बार। ये रहा 6 अरब पाउंड। तो ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने रुपए में आंसर दिया था, लेकिन करोड़ वाला सही था, ठीक है, करोड़ वाला 600 करोड़, ठीक है, आराम से पता है। रुपए वाला और बच्चों को सही। देखो रुपए क्या होता है, डॉलर में क्या होता है, ठीक है आपका, ठीक है, आगे किसी वर्कशीट में बता दूंगा। तो 6 अरब पाउंड को जुर्माना पड़ा था, 600 करोड़, जिसे आपने काफी अच्छे कमेंट करके बताया था। देखो दोबारा से आ गया ना। तो 600 अरब चुकाना पड़ा था। आर्थिक स्तर पर वो फी पर अपंग हो चुका था भाई साहब। 600 करोड़ चुकाना पड़ा और इतनी सारी चीजों से हाथ से निकल गई, तो काफी बुरा तो लगेगा। वाइमर गणराज्य के हिमातियों, मतलब उसके चाहने वालों ने नवंबर के अपराधी कहकर, नवंबर के अपराधी कर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया जाने लगा। नवंबर के अपराधी कह उनका मजाक उड़ाया जाने लगा। एक मनोदशा का 30 के दशक से शुरुआती राजनीति घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा, जब समाज के सिपाही को आम नागरिक के मुकाबले ज्यादा सम्मान दिया जाने लगा। अब यहाँ से जो नागरिकों को जो सम्मान था वो ज्यादा दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। सार्वजनिक जीवन में
आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्र सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजों कम महत्व की गई। कहने का मतलब ये था लास्ट में कि मतलब फौजी प्रचार किया गया और राष्ट्र प्रतिष्ठा को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा देना, ये चीजें सिखाई जाने लगी। मतलब राष्ट्र हित के लिए आप कुछ भी कर जाओ, मतलब राष्ट्र हित को सबसे ऊपर रखा गया, बाकी सारी चीजें कम महत्व की हो गई। तो यही था जो हिटलर का जो उदय हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ से हो रहा है। ठीक है, समझते रहना। हो ही गया था लेकिन ये पार्ट के हिसाब में अभी तक आया नहीं है। आएगा मुच्छड़ तो पढ़ेंगे उसके बारे में भी। काफी खड़ूस लगता है हलकट देखने में, ऐसा लगता है जैसे आंखें से निकाल गोटियां खेलेगा वो, पता नहीं, लेकिन दुनिया की आंखों से गोटियां खेली उसने हलकट ने। नए राजनीतिक विचारों का उदय। अब क्या हो रहा है, नए राजनीतिक विचारों का उदय होगा। अब यहाँ पे जर्मनी में भी रूस क्रांति से प्रेरित होकर, जर्मनी में रूसी क्रांति से प्रेरित होकर, और सबसे पहली क्रांति किसकी थी? फ्रांस क्रांति। याद रखना, सबसे पहली क्रांति फ्रांस की क्रांति, और ट्रिक बता देना 1, 7, 8, 9, और ये रूसी क्रांति है। जर्मनी में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूरों और नाविकों की सोवियतें बनाई गई, मतलब वहां पे संगठन टाइप के बनाए गए। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों में वाइमर में राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए गए। चलो वाइमर में कुछ चेंजेस करते हैं। स्पॉटकिटो ने जर्मन में कम्युनिस्ट पार्टी, याद है ना कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पाई जाती थी? फ्रांस में थी आपकी, और चाइना में भी है, ठीक है, और नेपाल में भी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसका जो झंडा था जिसमें सितारे लगे थे लाल लाल रंग का। जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। ठीक है, अभ्यास स्टार्ट हुआ यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी साझा मोर्चा नहीं खोल सके। ये दोनों आपस में लड़ गए और हिटलर के खिलाफ साझा मोर्चा नहीं खोल पाए। क्रांतिकारियों और उग्र राष्ट्रवादियों दोनों ही खेमों में रेडिकल समाधानों के लिए आवाजें उठाने लगे। ठीक है, जो रेडिकल थे उसके समाधान के लिए आवाजें उठाने लगे। तो चलिए जल्दी से और पढ़ लेते हैं। आर्थिक संकट, आर्थिक और आपने पढ़ा एक अर्थशास्त्र होता है। अगर मैं आपकी किताब दिखाऊं तो यहाँ पे अर्थशास्त्र वाला है कि नहीं आपका? देखो ये रहा ना, आर्थिक संकट समझेंगे तो अर्थशास्त्र होता है वो पैसों से संबंधित होता है, पैसों से लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसे समझिएगा आप। आर्थिक संकट है, जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था। देख रहे हो हलकट को, जर्मनी को, युद्ध भी लड़ रहे हैं और कर्ज भी ले रहे हैं, कर्ज लेकर युद्ध लड़ रहे हैं। नेक्स्ट लेवल के हैं भाई साहब ये। और युद्ध के बाद तो मतलब और हार गए, और हारने के बाद युद्ध के बाद तो उन्हें स्वर्ण मुद्रा के हर्जाना भी भरना पड़ा। पैसे तो खत्म हो गए यार, उनके पास जो सोना था वो भी उनको देना पड़ा। क्या होता है, सभी देशों के पास ऐसे सीन होता है, क्योंकि पैसे तो होते हैं और रिजर्व में सोना रखते हैं वो। अब इनके पैसे खत्म हो गए तो किसको क्या चीज देना पड़ा? सोना। भारत के पास भी है, आर्थिक संकट आया तो भारत भी अपने सोने का इस्तेमाल करती है, लेकिन भारत में आज तक आर्थिक संकट नहीं आया है और हमारा जो सोना है वो रिजर्व पड़ा हुआ है और बहुत अच्छे से। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए। भैया उसका सोना सब खत्म होने की स्थिति में पहुंच गए। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया। भैया हाथ खड़े कर लिया, अरे बस 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 हमारे पास कुछ नहीं है भैया, हम कुछ नहीं दे पाएंगे। अब आपको 600 करोड़ पाउंड का जुर्माना लगा था ना, वो वही है। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी। अब क्या किया, देखो जर्मन सरकार ने, याद रहना जर्मनी पे ही था सब। जर्मन सरकार ने, जैसे भारत और भारतीय ना वैसे जर्मन सरकार ने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी। दे नोट पे नोट, दे नोट पे नोट, दे नोट पे नोट। जैसे यहाँ पे 500 का नोट, 2000 का नोट है ना, जो छापने लगे। भैया सरकार छापे जा रही है। अभी देखो सबके पास पैसों की कमी है। क्या एक लॉजिक, आप कई बच्चे कहेंगे और कि बहुत सारे पैसे छाप दो यार, पैसे बांट दो, क्या दिक्कत है, पैसे बांट दो, सबके पास हो ही जाएंगे पैसे, फिर किसी बात की कमी नहीं है। लेकिन ये प्रॉब्लम, एक ये समस्या है अगर ऐसा कर दिया जाएगा तो होता क्या है, यही है। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर नोट छाप दी कि उसके नोट का मूल्य तेजी से घटने लगा। मैं शुद्ध लैंग्वेज पढ़ूं तो समझ में नोट, जैसे कि आप ये समझो कि आज $1 70 रुपए का है। किसी टाइम पे जब मैं था तो 55-65 था। देखो धीरे धीरे बढ़ता $1 70 रुपए का। अगर भारत सरकार नोट पे नोट बहुत नोट छापने लगे तो $1 1000 के आसपास भी पहुंच जाएगा, समझ लो। ठीक है, उनका एक ही डॉलर, हमारे 1000 रुपये भाई साहब, तो बहुत खराब स्थिति होगी अगर ऐसा हो जाएगा। तो हमें अपने रुपए को हमेशा मजबूत बनाना चाहिए। हो सके तो $1 को $1 तक ले आए। $1 बराबर $1 हो जाए तो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा ये।
लेकिन वो आज़ादी के समय में था, लेकिन बाद में चलो बात की बात, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। दिसंबर 1923 तक $1 अरब में खरबों मार्क मिलने लगे। ओ तेरी, 1923 में तक $1 में, याद बस $1 जो 60 रुपए है, सॉरी अभी 70 रुपए, $1 में खरबों मार्क मिलने लगे। वहां मार्क चलती थी उनकी। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, जरूरी चीजों की कीमतें आसानी छूने लगी, क्योंकि सबके पास इतना सारा पैसा हो गया कि लोग 10 रुपए की चीजें 100 रुपए में भी खरीदने लगे। ठीक है, तो चीजों के जो दाम थे ऑटोमेटिक बढ़ने लगे। देख रहे हो, ऑटोमेटिक बढ़ गए। इस संकट को बाद में अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। जो किसको कहा जाता है? जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती हैं तो उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है, जब कीमतें बेहिसाब बढ़ती हुई जाती हैं तो। ठीक है, तो 1 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है, इसमें नहीं आया है लेकिन पेपर में आ सकता है। अति मुद्रास्फीति आप किसे कहते हैं? तो जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। अच्छा, तो अमेरिका बोला सीने पे मारा खंजर, आप कह रहे पीठ पे थपथपी दे रहा है। अरे कोई नहीं, गलती से लग गया। क्या चाहिए तेरे को? मदद चाहिए, हम मदद देंगे। अमेरिका वाले, आप लोग पता है ना। अब ध्यान से अगर आपको दिखाऊं तो भाई साहब खुल जाओ यार, बच्चों को दिखाना है। हाँ देखो, ये रहा, यहाँ पे आया नहीं है। ठीक है, जर्मनी के ऊपर देखो, यहाँ फ्रांस, ब्रिटेन, रूस था। बाद में आपको पता है ना, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट भी आया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, फ्रांस, इटली, रूस के बाद इटली रोमानिया के खिलाफ युद्ध हुआ सन 1917 में। अमेरिका भी मित्र राष्ट्रों के साथ शामिल हो गया। जो मित्र राष्ट्र थे, या मित्र राष्ट्रों में अमेरिका शामिल हो गया, तो पावरफुल था ही। अमेरिका बोला अरे यार तेरे को दिक्कत होगी क्या, आजा, कोई बात नहीं। थप्पड़ भी मारा, अब उसे सोहरा भी रहा है। चलो, जर्मनी ने इस संकट को निकलने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। इसके लिए अमेरिका ने डॉस योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी ने आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया गया। मतलब थोड़ा सा रियायत दे दी गई। ठीक है, चलो ठीक है, हम थोड़ा आपको पैसा दे देंगे ताकि आप अपने कैपेबल बन जाओ, फिर हमारा पैसा चुका देना, कोई बात नहीं। जर्मनी ने आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्ज पर आश्रित था। अब जर्मनी जो चल रहा था अमेरिका के उधारों के बलबूते चल रहा था। किसी टाइम पे जैसे ये पाकिस्तान, ठीक है, अब चाइना के ऊपर चल रहा है, लेकिन किसी टाइम पे था। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। जर्मनी के आर्थिक सुधार अमेरिका के लिए कर्ज और आश्रित बन गए। जब 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, ठीक है, जो शेयर बाजार होता है, शेयर बाजार धराशाही हो गया, मतलब लुढ़क गया, गिर गया, तो जर्मनी को मिल रही यह मदद भी रातों रात बंद हो गई। जैसे पानी आना बंद होता है ना, पानी आना, बस गला सूखने लगा भाई साहब जर्मनी का। एक्सचेंज शेयर बाजार की, मतलब दिक्कत तो अमेरिका भी हुई थी, लेकिन इससे इतनी दिक्कत हुई अमेरिका को कि इसने मतलब जो थोड़ा सा फंड दे रहा था किसको, जर्मनी को, वो बंद कर दी। अब इनका पानी की टोटी बंद हो गई, अब पानी आ ही नहीं रहा, करेंगे क्या। तो 1929 से 1932, ठीक है, 30, 31, 32, 3 साल में इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव जर्मन अर्थव्यवस्था पर पड़ा। अब देखो, जब बेरोजगारी होती है, आपने देखा होगा लॉकडाउन में थोड़ा सा अनुभव किया होगा, बेरोजगारी, अपराध, चारों तरफ गहरी हताशा का माहौल था। बिल्कुल ऐसा ही माहौल उस टाइम पर रहा होगा। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता और नेतृत्वहीन का माहौल था। अभी आज देख रहे हो जैसे मोदी सरकार इस लॉकडाउन में और इस मंदी के दौर पर जिस प्रकार से देश को संभाल रखा है, यह भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। देश को एक रखना भी किसी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हो सकता था और नेता इस चीज को ना संभाल पाते। ठीक है, तो नेतृत्वहीन का माहौल था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेतृत्वहीन का माहौल नहीं है। एक अच्छा लीडर नेता है। ठीक है, कुछ गलती, देखो ये नहीं, मैं देखो तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जो चीजें अच्छी उस चीज को तो अच्छा तो कही जाएगा। ठीक है, सारी चीजें अच्छी नहीं होती, किसी को चीज बेकार होती है, कुछ चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है, तो चलिए हम आगे अपना सॉल्व करना शुरू करते हैं। बहुत लोगों को इसका इंतजार होगा। प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव हुए, तो पढ़ लेते हैं। तो युद्ध के हार जाने के तौर पर जर्मनी ने 6 अरब पाउंड देना पड़ा। ये मैंने पिछले वर्कशीट से लिखी हुई है। ठीक है, युद्ध व कर्ज के दोहरे बोझ से स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त हो गए। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा छाप दी कि उनकी मुद्रा का मूल्य गिरने लगा। चौथा, जर्मन के उद्योग व कल कारखाने बर्बाद हो चुके थे। लड़ाई के मारे सब खराब हो गया था। तो ये पहले का आंसर था। दूसरा है,
वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियां थी। ठीक है, राष्ट्रीय सम्मान को वापस लाने की चुनौती, जो उसका राष्ट्रीय सम्मान खो गया था उसे वापस लेना था। देश में उद्योग व व्यापार को पटरी पर लाने की चुनौती, बिल्कुल व्यापार अगर पटरी पर आ जाए, चलने लगे, कुछ पैसे बनने लगे तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। वस्तुओं की बेहिसाबी कीमतों को बढ़ने से रोकने की चुनौती, जो बेहिसाब वस्तुओं की कीमतें बढ़ती जा रही थी क्योंकि इन्हें छाप ही दिया था इतना सारा पैसा, अब इसको कंट्रोल करना था। अब हुआ क्या, रायता फैल गया तो फैल गया, अब सिकोड़ना था भाई साहब, करेंगे क्या। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण थे। तो यहाँ पढ़ेंगे क्या कारण थे, पढ़ लेते हैं एक बार। जर्मनी का प्रथम विश्व युद्ध में बुरी तरह हारना। ठीक है, जब हारे तभी तो इनको ज्ञान आया, अरे नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। समाज पर अपमानजनक संधि, जर्मनी पर अपमानजनक संधि को लागू करना। और 3 नंबर पर राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजों का महत्व की कमी हो गई। याद रखना, प्रथम युद्ध के बाद जर्मन में नए राजनीतिक विचार क्या, यही आए कि सबसे जो महत्व दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, आपका राष्ट्र को। ये मैंने जानबूझ, इसमें आपका समाज में भी आ सकता है लेकिन राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी, राजनीतिक चीजों में बहुत ही जरूरी आया था ये आपका। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस तरह के सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी, किस प्रकार के विचारों को। तो प्रश्न नंबर 4, तो समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा, क्योंकि सिपाही हैं तो ही वो उनके देश सुरक्षित रहेगा। जैसे आपको पता है ना, जो हमारे सेना जो बॉर्डर पे रोज युद्ध करती है, युद्ध ही समझिए, किसी युद्ध से कम नहीं है बॉर्डर पे खड़ा होना। ठीक है, तो तब जाके हम चैन की सांस ले रहे हैं। तो समाज में सिपाहियों को सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर होना चाहिए। आक्रामक फौजी प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीजें महत्व कम हो गई। ठीक है, ये मैंने दोबारा लिख लिया है और कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख भी सकते हैं क्योंकि राजनीतिक में भी मैं मानता हूं इसे और आपका सामाजिक में भी आपका सही आएगा। ठीक है, तो 5 नंबर पे आते हैं। यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए अंधा पैसा छापने लगे तो क्या होगा। मतलब दे पैसे, गांधी के पैसा, जैसे भारत सरकार में 2000 का नोट, 500 का नोट, छापे जाओ भैया, छापे जाओ, छापे जाओ, छापे जाओ, एकदम अंधाधुंध पैसे छाप दे तो क्या होगा, मजा आ जाएगा। कुछ लोगों के लिए मजा आएगा लेकिन कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं, बहुत देश के लिए मुसीबत का सीन हो जाएगा। उत्तर नंबर 5, यदि कोई सरकार प्रतिवर्ष अनियंत्रित लाखों रुपए को छापती रहे तो मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा हो जाएगी, जिससे वस्तुओं का मूल्य अत्यधिक बढ़ने लगेगा और समाज में अस्थिरता आ जाएगी। ठीक है, तो कई लोग जो ये सोचते हैं कि सरकार अंधा पैसा छाप दे भैया, छाप दे, उससे देश का भला होगा, तो ऐसा नहीं है, इससे देश का नुकसान होता है। ठीक है, अगर सरकार को एक्स्ट्रा पैसे छापने होते हैं तो उसके पास रिजर्व में सोना रखा होता है, उस सोने को देती है, तब उतना ही पैसा छापा जाता है। ठीक है, और अभी फिलहाल देश में ऐसे आर्थिक संकट नहीं आया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। उम्मीद है ये वर्कशीट आपको कुछ समझ में आई होगी, कुछ 1-2 नई चीजें जानने के लिए भी मिला होगा। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।